हिंदी और अंग्रेजी की वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की रचनाओं का परिवेश जितना व्यापक है उतना ही प्रामाणिक भी। उनकी जैसी प्रामाणिकता हिंदी में कहीं और नहीं दिखती है और न ही वैसा विस्तार। बीसियों पत्रिकाओं व अनेक संकलनों में अब तक सैकड़ों कहानियाँ आ चुकी हैं। कहानी की कथावस्तु, पात्र, पृष्ठभूमि और वर्णित विषय कुछ भी हो, मजाल है कि किसी रचना में कोई तथ्यगत त्रुटि मिले। ये श्रम मुख्य धारा के हिंदी साहित्य में दुर्लभ ही नहीं, लगभग अनुपस्थित है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मीठापुर की महारानी। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। हर्षा देवी नहीं रही। कस्बापुर की मेरी एक पुरानी परिचिता की इस सूचना ने असामान्य रूप से मुझे आज आंदोलित कर दिया है। हर्षा देवी से मैं केवल एक ही बार मिली थी, किंतु विचित्र उनके छद्मावरण ने उन्हें मेरी स्मृति में स्थायी रूप से उतार दिया था। पुश्तैनी अपने प्रतिवेश तथा पालन पोषण द्वारा विकसित हुए अपने सत्व की प्रतिकृति को समाज में जीवित रखने के निमित्त उनके लीला रूपक एक ओर यदि हास्यास्पद थे तो दूसरी ओर करुणास्पद भी। 15 वर्ष पूर्व प्रादेशिक चिकित्सा सेवा के अंतर्गत मेरी पहली नियुक्ति कस्बापुर के सरकारी अस्पताल में हुई थी और उस दिन पुलिस अधीक्षक की गर्भवती पत्नी उषा सिंह ने अपने चेकअप के सिलसिले में मुझे अपने बंगले पर बुलवा रखा था। हर्षा देवी मुझे उन्हीं की बैठक में मिली थी। अपना सिर चटक गुलाबी फूलों वाली गहरी सलेटी रंग की अपनी शिफॉन की साड़ी के पल्लू से ढके हुए और चेहरा गहरे भड़कीले मेकअप से, तेज खुशबू छोड़ती हुई। डॉक्टर हो? मुझे बैठक में बिठलाने आए अर्दली ने मेरा मेडिकल किट बीच वाली मेज पर जैसे ही टिकाया था, हर्षा देवी बोल पड़ी थी, धाक जमाने वाली वजनी अपनी आवाज़ में। जी, उषा सिंह अंदर हैं क्या? उत्तर देते समय मैं भी आधिकारिक अपना स्वर प्रयोग में लाई थी। लैंडलाइन पर एक फ़ोन सुनने गई हैं, तुम बैठो। बैठ रही हूँ। हर्षा देवी के बगल में बैठने के बजाय मैं उनके सामने वाले सोफे पर जा बैठी थी। तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। अपना उत्तर मैंने संक्षिप्त रखा था। उन्हें बताया नहीं कि उधर कानपुर निवासी मेरे परिवार में पिछले 5 वर्ष से मेरे पिता फालिजग्रस्त हैं और अपनी तीनों छोटी बहनों का भार मुझी को उठाना रहता है और उन्हीं का हवाला देकर मैं उन दोनों अपना स्थानांतरण कानपुर ही में करवाने का प्रयास कर रही थी। कितने साल से नौकरी पर हो? 3 साल तो हो ही गए हैं। फिर अकेली घड़ी ही क्यों लगाए हो? सोने के 4-4 मोटे कंगन वाली अपनी दोनों कलाइयाँ उन्होंने मेरी दिशा में उछाल दी थी और बाकी सब खाली रखी हो? अपने कान, अपनी गर्दन, अपनी ये दूसरी कलाई? मेरा ज़्यादा समय तो अस्पताल में ही बीतता है, ऐसे में गहनों की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। और इधर हमारी पदवी ऐसी है कि हमारे लिए गहने पहनना ज़रूरी हो जाता है। हर्षा देवी ने अपनी गर्दन से अपनी शिफॉन साड़ी थोड़ी नीचे खिसकाते हुए लाल माणिक जड़ित अपने गले का हार अनावृत किया था। महारानी जो हूँ, मीठापुर स्टेट के राजा की महारानी। मीठापुर? ये प्रिंसिपैलिटी क्या इसी कस्बापुर ज़िले में पड़ती है? जानबूझकर उनकी स्टेट के लिए मैंने प्रिंसिपैलिटी शब्द का प्रयोग किया था। मैं जानती थी ब्रिटिश सरकार भारत के प्रत्येक रजवाड़े या जागीर को एक प्रिंसिपैलिटी का ही दर्जा देती रही थी और उसके स्वामी को भी मात्र एक प्रिंस का, राजे का नहीं, ताकि ब्रिटिश राजतंत्र के राजा का एकल पद अक्षुण्ण बना रहे। हाँ, इसी ज़िले में है, कस्बापुर टाउन से कोई 20-22 किलोमीटर पर। हर्षा देवी ने अपने दाएं कान के झूल रहे लाल माणिक अकड़ में झुला दिए थे। एक गन सैल्यूट स्टेट। मैंने हर्षा देवी को उनके मंच से नीचे उतारना चाहा था। यहाँ मैं बताती चलूँ कि अंग्रेज़ों ने प्रिंसिपैलिटीज़ का वर्गीकरण उनके स्वामी की संपत्ति एवं इतिहास के आधार पर कर रखा था। गन सैल्यूट स्टेट तथा नॉन गन सैल्यूट स्टेट। पहले वर्ग के स्वामियों को अपने आगमन पर तोपों की सलामी लेने की आज्ञा थी, मगर दूसरे वर्ग की प्रिंसिपैलिटीज़ के स्वामियों को नहीं, और सलामी में दागी जाने वाली तोपों की संख्या भी ब्रिटिश सरकार ही निर्धारित किया करती थी और ये संख्या भी 3 और 21 के बीच की विषम अंकों में रहा करती थी।
ब्रिटिश राज्य के राजा को बेशक 101 तोपों की सलामी मिला करती थी, पर भारत के वाइसराय को 21 तोपों की। गन सैल्यूट के बारे में तुम जानती हो? हर्षा देवी ने हैरानी जतलाई थी। हाँ, क्यों नहीं, मैं मुस्कुरा दी थी। भारत छोड़ते समय अंग्रेज़ों की 565 प्रिंसिपलिटीज़ में से केवल 120 ही 9 गन सैल्यूट वाली स्टेट्स थीं और 21 गन सैल्यूट वाली सिर्फ 4 या 5। आपके मीठापुर को कितनी तोपों की सलामी लेने की आज्ञा थी? 5 की। मगर उधर नेपाल में हमारे नाना 9 तोप वाले थे। वो 3 खून माफ वाले सरदार परिवार से थे। 3 खून माफ? मैं चौंक गई थी। पुराने ज़माने में तो हमारे महाराजाधिराज तथा उनके परिवार को सब खून माफ रहा करते थे और राणा परिवारजन को 7 खून माफ। हर्षा देवी के तेवर फिर चढ़ लिए थे। इधर आप शादी के बाद आईं? उन्हें अधिक जानने की जिज्ञासा ने मुझे उत्सुक कर दिया था। उनसे पहले किसी भी नेपाली के संग साथ का मुझे अवसर नहीं मिल सका था। हाँ, सन 1971 में, जिस साल भारत सरकार ने राजा लोगों के प्रिवी पर्सों को समाप्त कर दिया था। मैंने फिर चिढ़ाना चाहा था। जब ही उषा सिंह हमारे पास चली आई थी। क्षमा करिएगा, मुझे थोड़ी देर लग गई। आपकी प्रतीक्षा हो रही थी, हर्षा देवी ने कहा था, और उसी प्रतीक्षा के क्षणों में आपकी डॉक्टर ने हमारा सारा इतिहास हमसे खुलवा लिया। हाँ, शरीर के मामले में हमारी महारानी साहिबा अभागी ही रही हैं। उषा सिंह ने मेरी ओर देखा था। हिस्टेरेक्टमी भी करवा चुकी हैं, गॉल ब्लैडर निकलवा चुकी हैं और पाखाने के साथ टपकने वाले खून से परेशान हैं। आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं झेप गई थी। तुमने हमें अपनी मेडिकल हिस्ट्री खोलने ही कहाँ दी? हमें तोपों के ही इर्द गिर्द घुमाती चली गई। कौन सी तोपें? उषा सिंह ने पूछा था। इस समय तो मैं आपके इलाज की बात पहले रखना चाहूँगी। हर्षा देवी के संग आक्रामक रहे अपने व्यवहार पर मुझे ग्लानि हो आई थी और मैं उन्हीं की ओर मुड़ ली थी। आप बताइए, टपक रहा वो खून क्या सुर्ख लाल रहा करता है या फिर काली माली है? सुर्ख लाल। अभी आपको कुछ दवाएं लिख देती हूँ। मेडिकल किट में रखे अपने अस्पताल वाले पैड से एक कोरा कागज़ निकाल कर मैंने अपनी कलम थाम ली थी। आपके नाम से शुरू करूँगी। हमारा नाम? हर्षा देवी ने अपने कंधे उचकाए थे। मीठापुर की महारानी हर्षा देवी। आयु? उनका नाम लिखकर मैंने अपनी कलम रोक ली थी। कुछ भी लिख सकती हो। वो झल्लाई थी। हमारा गर्भाशय क्या हमारी उम्र पूछकर थिरथिराया था या हमारे पित्ताशय में पथरी हमारी उम्र देखकर जा घुसी थी, जो अब हमारी उम्र ही ये बीमारी हम पर लाद लाई है? आप घबराइए नहीं, मैं ये 3 दवा लिख रही हूँ। डेफ्लॉन 1000 मिलीग्राम, 1 गोली सुबह 1 शाम। एनोवेट मलहम है जिसे आप खून टपकाने वाले स्थान पर लगाएंगी, और ये लैक्टोलूज सॉल्यूशन है जिसके 2 बड़े चम्मच आप सोते समय पानी के साथ लेंगी ताकि आपको कब्ज़ ना रहने पाए। कितने दिन की दवा मंगवा दूँ? उषा सिंह ने अपने सोफे के बगल में रखी घंटी दबाई थी। 7 दिन की तो अभी मंगवा ही लीजिए, मैंने कहा था। तब भी खून आना बंद नहीं हुआ तो मैं इनकी सिग्मोएंडोस्कोपी द्वारा इनके मस्सों की विस्तृत जांच करूंगी और फिर उनकी बैंडिंग कर दूंगी। 7 दिन बाद? मगर तुम यहाँ कहाँ होगी? उषा सिंह हंस पड़ी थी। अभी अभी अपने पति से तुम्हारे लिए खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ। वो इस समय चिकित्सा विभाग ही में हैं और तुम्हारे स्थानांतरण आदेश हाथों हाथ लिए आ रहे हैं। हुजूर, अर्ली आन प्रकट हुआ था। आपने घंटी बजाई थी। ये दवाएं चाहिए फ़ौरन, बिल्कुल अभी, उषा सिंह ने आदेश दिया था और मैंने अपने हाथ की पर्ची उसे थमा दी थी। अभी लीजिए। अर्दली बाहर लपक लिया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर भी चुस्त मुस्तैद और अर्दली भी चुस्त मुस्तैद। हर्षा देवी ने मेरा वर्गीकरण करने में तनिक देर नहीं लगाई थी। वो अब भी मुझसे रुष्ट थीं। बैठक में अपने बैठे रहने का अब मुझे कोई प्रयोजन नज़र नहीं आया था और मैं सोफे से तत्काल उठ खड़ी हुई थी और उषा सिंह से बोली थी, आपके कमरे में आपका चेकअप हो जाए? उधर अस्पताल में कई मरीज़ मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। मैं अभी आती हूँ। उषा सिंह ने हर्षा देवी से आज्ञा ली थी और मुझे अपने कमरे की ओर बढ़ा ले आई थी।
शायद वो जान ली थी कि मैं उससे अपने स्थानांतरण का पुष्टिकरण अकेले में चाहती थी। मेरे स्थानांतरण के आदेश कानपुर ही के लिए हैं ना? कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मैं अपनी उत्तेजना रोक नहीं पाई थी। हाँ हाँ, कानपुर के लिए ही हैं। उषा सिंह स्नेह से मुस्कुराई। आपने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। गदगद होकर मैंने उषा सिंह के हाथ थाम लिए थे। आपके इस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी। अपने पिता के पास मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहती थी। दोस्ती में ऋण कैसा? उषा सिंह ने मुझे हल्का करने के लिए प्रकरण बदल दिया था। ये बताओ, तुम्हें हमारी महारानी कैसी लगी? अंग्रेज़ गए, राजे गए, महाराजे गए, उनके प्रिवी पर्स गए, मगर ये अपना राज्यतंत्र छोड़ने को अब भी तैयार नहीं। उसी चौखट पर जड़ी अपनी पुरानी तस्वीर पर अपनी नज़र आज भी जमाए बैठी हैं। बहुत दुखी हैं बेचारी, उषा सिंह ने कहा था। जिससे ब्याही गई थी उसने इन्हें पत्नी के रूप में कभी स्वीकारा ही नहीं। उम्र में उससे 7 साल बड़ी भी थी। विवाह के समय वो राजधानी के एक ताल्लुकेदार कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उधर पिता का एक बंगला तो था ही, वहीं रहता भी था। फिर पढ़ाई के बाद उस पर टेबल टेनिस का शौक़ चढ़ाया। साथ ही टेनिस की एक साथिन खिलाड़ी पर रीझ बैठा। फिर उसी से शादी कर ली, 3 बच्चे कर लिए। सभी इधर आते हैं और इनसे मिले बगैर लौट जाते हैं। और ये तब भी इतनी सजती धजती हैं, गहनों पर गहने चढ़ाए घूमती हैं। मैं जुगुप्सा से भर उठी थी। गहनों की बात ही मत करो, बेचारी को जारी किए जाते हैं स्टेट के मैनेजर द्वारा बाकायदा ब्यौरेदार रजिस्टर पर दर्ज करने के बाद। फिर जैसे ही घर पहुंचती हैं वे वापस जमा कर लिए जाते हैं। इसी तरह निजी अपनी ख़रीदारी के लिए भी इन्हें मैनेजर से पहले बजट पास करवाना पड़ता है, फिर बाद में एक एक चीज़ के लिए बिल जमा करवाना पड़ता है, मानो सरकारी टकसाल से पैसा निकाला गया हो। इतनी पाबंदियां हैं तो वापस अपने नेपाल क्यों नहीं चली जाती? मैं विकल हो आई थी। एक बार मैंने भी सुझाया था तो पलट कर बोली थी, चली तो जाऊं मगर वहाँ मुझे महारानी कौन कहेगा। अभी आपने सुना दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मीठापुर की महारानी, एक स्त्री की अंतर्व्यथा। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।